नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज खबरों में दो बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आपके साथ आए हैं। पुष्कर धामी कैसे हार के मुख्यमंत्री बने। हार के जीतने वाले को अब धामी कहते हैं। पुष्कर धामी के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, सस्पेंस हुआ खत्म। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद बनाए जा रहे हैं उसको लेकर जो विवाद है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी सियासत की हलचल है वो उत्तराखंड से, उसकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक के फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने घोषणा की। खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने पुष्कर धामी पर भरोसा जताया है। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए एक अहम फैसला था। सीएम पद की जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसमें जो पिछला उनका 4 महीने का कार्यकाल रहा उसमें छाप छोड़ने में वो सफल रहे। इसी वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ अब ये तो उत्तराखंड की बात थी, पर लगे हुए उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े दिग्गज नेता हारे थे। उन नेताओं के चेहरों पर भी कम से कम आज थोड़ी मुस्कान जरूर आ गई होगी। उसमें से एक केशव प्रसाद मौर्य ने तो तुरंत ट्वीट भी कर दिया। सबसे पहले पुष्कर धामी पे हमारी रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। तो पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी और अब साफ हो गया कि धामी के हाथ में ही देवभूमि की कमान है। खटीमा सीट से चुनाव हारने के बाद यह सवाल हर किसी के जहन में था कि क्या धामी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब आज सार्वजनिक हो गया। अब धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह क्या है? आखिर चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने पार्टी और विधायकों का भरोसा कैसे जीता? पुष्कर धामी की छवि बिल्कुल साफ है। युवा चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। उत्तराखंड में चुनावी मिथक को तोड़ा है। लगातार दूसरी बार पार्टी सत्ता में लौटी है। 6 महीने पहले सीएम बने और पार्टी को जीत दिला दी। बीजेपी नेतृत्व का धामी पर भरोसा भी है। आम हो या फिर खास, पहाड़ हो या फिर मैदान, धामी अपने 6 महीने के कार्यकाल में हर उस आदमी से लेकर पहाड़ तक पहुंचे जहां तक एक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था। भाजपा पार्टी की बात करें या आम आदमी तक की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अप्रोच ने सबका दिल जीत लिया, जिसके चलते आलाकमान ने उन्हें जीत का इनाम दिया है। यूथ आइकन हैं, संकट मोचक रहे हैं, भले अपनी सीट हार गए लेकिन उन्होंने जिस हालत में सरकार को पकड़ा और भारत सरकार की उनसे उम्मीद थी वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। योजनाएं भी पूरी कराई हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा इस सिपाही ने सीटें भी बढ़ाई। धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सुगबुगाहट तो पहले थी, लेकिन पार्टी खुले तौर पर कह नहीं रही थी। अंदाजा तो तैयारियों को देखकर ही लगाया जा रहा था। हाँ बेटा, सीएम बनेगा, अच्छी सूचना मिली है। अब सोचना तो अब हमने देखे नहीं, समाचार घर में देखे। 12 बजे निकले हम तो घर से, तब तक देख ही रहे थे, मीटिंग हो रही थी उधर। अब अभी तो और सूचना तो नहीं मिली रखते में। वैसे धामी मुख्यमंत्री तो बनने वाले हैं, लेकिन इसके आगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। पुष्कर धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे, लिहाजा धामी को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए फिर से चुनाव लड़ना होगा। ये तभी संभव होगा जब कोई विधायक अपनी सीट से इस्तीफा देगा। हालांकि अभी तक बीजेपी के कई विधायक धामी के लिए सीट छोड़ने का दावा कर चुके हैं। पुष्कर धामी के नाम का ऐलान तो पार्टी ने कर दिया है, लेकिन इससे पहले बैठकों का लंबा दौर चला। बीते एक हफ्ते में धामी 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। बीते सोमवार को प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह ने मीटिंग की। मंगलवार सुबह को धामी जेपी नड्डा से मिले। वहां मदन कौशिक और बीएल संतोष भी थे। मंगलवार शाम को इसके बाद अमित शाह से धामी की मुलाकात हुई। मंगलवार रात को प्रधानमंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इसके बाद रविवार को धामी ने फिर अमित शाह से मुलाकात की।
रविवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक। माना जा रहा है कि इसी बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी है। अब भी मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भले कोई आदमी हार गया हो, हारने का तो इनाम मिलता है। जैसे सांसद बन के आज अजय भट्ट मौजूद हैं, वो तो यहाँ पर अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको साथ लेके चली है बीजेपी। सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, अमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके साथ कुछ मेहमान भी हैं वहां पर, फटाफट जरा अभिषेक के पास चलते हैं, माहौल दिखा दीजिए थोड़ा हमें, इस वक्त क्या हालात है। देखिए अंकित, मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। ये देखिए पूरा रास्ता, तकरीबन 600-700 गाड़ियों ने मिलकर ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया है। एक बार दोबारा से पुष्कर सिंह धामी का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ, उसके बाद से माहौल पूरा एकदम ऐसा हो गया जैसे दिवाली का समय होता है, उस तरह से पटाखे बजने लगे और पुष्कर धामी एक बार फिर हमारी खबर पे मोहर लगी है। एक बार फिर टाइम्स नाउ नव भारत की खबर पे मोहर लगी है। हमने सुबह ही बता दिया था कि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री होंगे अगले, और हुआ भी वैसे ही। और आला कमान ने उसी बात को, जिन बातों को हमने बताया था, उसी बातों पर मुख्यमंत्री का एक बार फिर चुनाव हुआ है और पुष्कर सिंह धामी को अंकित दोबारा से मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में ये हमेशा देखा गया है कि पार्टी जो एक बार तय कर लेती है वो ऐसा हो जाता है। हार कर भी पुष्कर धामी के लिए ऐसा क्या काम कर गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई जीते हुए विधायकों में से बन नहीं सका मुख्यमंत्री? देखिए अंकित, मैं आपको बता दूं, पुष्कर धामी के पास तकरीबन 6 महीने का समय था और 6 महीने में जो ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी की, जैसा कि राजनाथ सिंह हो या कोई भी बड़े मंत्री हो, उन्होंने सीधे रूप से पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को और प्रचार को लेकर ये बताया था कि पुष्कर सिंह धामी जैसा काम कर रहे हैं वो शायद ही अभी तक ऐसा किया हो किसी ने। और 6 महीने में पहाड़ हो या मैदान हो, आम हो या फिर खास हो, सभी लोगों तक पुष्कर धामी पहुंचे हैं। और एक ऐसा प्रचार उन्होंने किया जो बताया जाता था भीतरघात हो रहा है। और कई विधायकों ने शिकायत भी की थी, बावजूद इसके 47 सीटें जीतने में पुष्कर धामी का एक अहम रोल माना जा रहा है। वैसे तो मोदी मैजिक तो चला ही है, लेकिन साथ में पुष्कर धामी का मैजिक भी चला है। तो एक बार फिर कहना होगा कि पुष्कर धामी है तो फिर क्या गम। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ पुष्कर धामी के नाम पर मोहर लगाई गई, युवा चेहरे को आगे बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। खबर ये सबसे पहले हमने आज सुबह चलाई थी, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खबर उत्तर प्रदेश में कम से कम इस खबर का असर जबरदस्त होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, हारे हुए मंत्रियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई होगी यूपी में, कि अगर पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो योगी की कैबिनेट में उनको जगह तो मिल ही सकती है। जी हाँ, मुझे लगता है कि और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब हो सकता है कि केशव मौर्य आपको फिर से डिप्टी सीएम के तौर पर दिखे, क्योंकि अगर पार्टी की बात करें और आला कमान की बात करें, आला कमान में वो भरोसा जैसे कि धामी पर दिखाया है, वैसा ही भरोसा कुछ केशव मौर्य के साथ है। क्योंकि जब पार्टी के टॉप लीडर से चुनाव नतीजों के बाद हम लोगों ने बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि केशव मौर्य अगर चाहते तो अपनी सीट पर जम जाते, रुक जाते और वहीं पर प्रचार करते तो वो बड़ी बहुमत से जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार पर फोकस किया। जातीय समीकरण जहां बैठ सकता था, ओबीसी की जहां सीटें ज़्यादा मतदाता थे, वहां पर उन्होंने फोकस किया। तो ये चीज़ें हैं कि हार भले गए हो, धामी हारे हो या फिर केशव मौर्य ने अपना चुनाव हारा हो, लेकिन दोनों को लेकर पार्टी के टॉप लीडरशिप अब जो बड़ा सवाल होगा अमित, किसकी सीट पे पुष्कर धामी के लिए जगह बनाने के लिए 6 महीने में उनको चुनाव लड़ना होगा, तो कौन सा विधायक अपनी सीट की बलि देगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि 1-2 विधायकों ने पहले ही ऑफर किया था, जैसे नतीजे आए थे तो 1-2 विधायकों की तरफ से ये ऑफर आया था कि अगर धामी चाहे तो वो उनके लिए सीट छोड़ सकते हैं। अभिषेक, क्या कुछ चर्चा चल रही है देहरादून में? कौन सा विधायक ऐसा है जो अपनी सीट छोड़ेगा पुष्कर धामी के लिए? अब देखिए अंकित, मैं सीधे से रूप से बता दूं, खटीमा से लगती हुई एक सीट है चंपावत में से एक गैतोड़ी जो विधायक हैं, उन्होंने सबसे पहले ऑफर किया था कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अगर रिपीट होते हैं तो सबसे पहले सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, चंपावत जो एक सीट है जहां से कैलाश गैतोड़ी जो हैं विधायक हैं, वो वहां से अपनी सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि कैलाश गैतोड़ी वाली सीट से ही पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।
इंटरेस्टिंग होगा कौन सी सीट छोड़ते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सस्पेंस था उत्तराखंड में वो खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर 4 महीने का वक्त मिला था, अब पूरे 5 साल मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी को, शायद कमाल करके दिखाने के लिए पहाड़ों में। युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अमित का भी। हमने ये खबर सबसे पहले 9:54 पर, यानी कि अब से 7 घंटे पहले आपको दिखा दी थी। तो जो खबर पे हम उसको दिखा रहे हैं, पूरे जांच पड़ताल करने के बाद सत्य वचन मान लीजिए उसको। चलिए, एक तरफ उत्तराखंड की बड़ी खबर थी, वहीं पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई आज बहुत अहम खबर आई। पंजाब में जीत हासिल करने के बाद, जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद, आम आदमी पार्टी अब सूबे से 5 राज्यसभा सीटें उनके कोटे में आ गए, और आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं को भेजने का जो आज था नाम अनाउंस कर दिया। पार्टी की ओर से जिन नेताओं को ऐलान किया गया, आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया। पंजाब में कुल 7 राज्यसभा सीटें, जिसमें से 5 का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। सूबे में 117 में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी आसानी से, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी विरोध के, अब 7 की 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को भेज पाएगी। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी के पास 3 + 5 इस महीने के अंत तक 8 राज्यसभा के उम्मीदवार हो जाएंगे, और जो बढ़कर 10 तक जाएगी। पंजाब की जीत के साथ ही केंद्र की राजनीति में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ गया है। केजरीवाल जहां देश के दूसरे राज्यों में पांव फैलाने की महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आपकी धमक सुनाई देने वाली है। पंजाब से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पंजाब में आपने अशोक कुमार, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और संजीव अरोड़ा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इन सभी उम्मीदवारों के राज्यसभा पहुंचने की राह आसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 92 सीट के साथ पंजाब विधानसभा में प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है। इतना विश्वास मुझ में दिखाया है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति बख्शे कि हम ईमानदारी की राह पे चल के जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर, मेरे मेंटोर अरविंद केजरीवाल जी मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। देखिए, मैं जहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे अपना ज़रूर, जो मुझे लगता है कि बात रखने वाली है, मैं रखूँगा। वो स्पोर्ट्स की बात हो या पंजाब की किसी और क्षेत्र की बात हो, तो मैं ज़रूर वो बात करूँगा जिससे पंजाब का भला हो। 33 साल के राघव चड्ढा दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। अगर वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो देश के दूसरे सबसे युवा सदस्य होंगे। 2020 में दिल्ली में मिली जीत के बाद राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था। केजरीवाल के भरोसेमंद राघव पंजाब चुनाव से पहले सह प्रभारी बनाकर भेजे गए थे। इसके अलावा जालंधर के रहने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जबकि संजीव अरोड़ा लुधियाना के बड़े कारोबारी हैं। डॉक्टर संदीप पाठक दिल्ली के IIT प्रोफेसर हैं। अशोक कुमार मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और कारोबारी भी। इधर आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर सियासत भड़क गई। कांग्रेस और अकाली दल दोनों ने सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब के लोगों की जगह बाहरी को तरजीह दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह ने ट्वीट कर लिखा, राज्यसभा एक ऐसा मंच है जहां राज्यों के हितों को उठाया जाता है। अरविंद केजरीवाल का फैसला उनके असली चेहरे को दिखाता है। ये वो हैं जिनका पंजाब के लिए खड़े होने का कोई इतिहास नहीं है। इनमें से कुछ पंजाब के भी नहीं है। ये निश्चित रूप से पंजाब के जनादेश के साथ विश्वासघात है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता श्रीनिवास ने अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सीट बेचने का आरोप लगाया। लिखा, पंजाब में आपकी राज्यसभा सीटों का ऑक्शन चल रहा है या चुनावी चंदे की किश्त चुकाई जा रही है। जाहिर है विपक्ष केजरीवाल पर पंजाब के हितों के ऊपर अपने निजी हितों को तरजीह देने का आरोप लगा रहा है। मेरे को इस बात से मेरे को दिक्कत है, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं। मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पंजाबियत की बात करता हूं। भगवंत मान जी पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं। वो किसी को भी राज्यसभा मेंबर बनाए, चाहे कोई रेडी वाले मेरे भाई को बना दें, चाहे कोई समोसे बेचने वाले को बना दें, ये उनका अधिकार है, लेकिन होना पंजाब से चाहिए। बहरहाल राज्यसभा के सदस्य बनने के पुराने रिकॉर्ड खंगालेंगे तो राज्यसभा तक का सफर पूरा करने वालों में कई ऐसे भी मिलेंगे जिनका उस राज्य से कोई खास संबंध रहा ही नहीं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार असम से चुनकर राज्यसभा पहुंचे। पीएम के पद पर 10 साल तक बने रहे। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। अगर लेखा जोखा खंगालेंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। यानी राज्यसभा चुनाव में बाहरी वाला विपक्ष का सियासी दांव फिलहाल बहुत धारदार तो नहीं लग रहा है। पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो क्या सच में ये एक बड़ा मुद्दा है कि राज्यसभा में बाहरी लोग हैं, जो ऑक्शन की जो आरोप लगाए जा रहे हैं? चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मलविंदर सिंह कंग हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुखपाल खेरा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बड़ी थोड़ी सी देर में। तो चारू, मैं मनिंदर सिंह सिरसा साहब को सुन रहा था, लगातार कह रहे थे कि देखिए पंजाब के राघव चड्ढा को बना दिया, संदीप पाठक को बना दिया, इनको पंजाब के बारे में क्या पता है, ये बाहरी लोग हैं। चारू, लेकिन बीजेपी अपना इतिहास भूल जाती है क्या कि कितने सारे किसी और राज्य से लोगों को, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, एक जमाने में जब वो राज्यसभा गए थे तो कहां कहां से भेजे गए थे? अंकित, मुझे लग ही रहा था आप कुछ इसी तरीके से शुरुआत करोगे। तो ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है। आम आदमी पार्टी की मर्जी है वो अपनी सीटों पर किसको राज्यसभा भेजे, किसको ना भेजे। लेकिन एक बात साफ है, जब आपको बढ़ चढ़कर इतना बड़ा मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप पंजाब के ही लोगों को राज्यसभा भेजें, जो पंजाब की बात करें, जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाए, उनके मुद्दों को उठाएं। इस लिस्ट में आप मुझे बताइए कौन है वो लोग जो या तो पंजाब से आते हैं या पंजाब के मुद्दे उठाते रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नाम जरूर है, राघव चड्ढा का नाम बार बार आया है, पहले भी टिकट्स बेचने के आरोप में, इस बार भी इसी तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं कि हाईएस्ट बिडर को आपने सीट दे दी है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को सच में पार्टी में डिफरेंस कहते हैं तो आप डिफरेंस कहाँ दिखाते हैं? कांग साहब, ये तो आप पंजाब में लोगों ने इतना जबरदस्त भरोसा इसलिए जताया क्योंकि वो ऐसी जो राजनीति होती थी कि पंजाब मैंडेट किसी को दे रहा है, बना किसी और को रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उस राजनीति को आप बदलने आए थे। तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक को जो इनाम मिला है पंजाब में काम करने का, जाहिर सी बात है कि पंजाब के लोग पूछेंगे कि भाई ये हमारे बारे में जानते कितना है। देखिए, जो पंजाब में अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लोगों का वर्डिक्ट मिला है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो हमारे को इंचार्ज राघव चड्ढा हो या ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज पाठक साहब हो, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये पिछले 2 सालों से पंजाब में गांव-गांव घूम के, शहर-शहर घूम के संगठन को और पार्टी को मजबूत कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग साहब, आप मान रहे हैं ना कि चुनाव जिताने का इनाम मिला है उनको? देखिए, नहीं, पार्टियों में पार्टियां हमेशा ही अपने लीडर्स को अलग अलग स्टेटों से भेजती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो वेंकैया नायडू भाजपा के इतने बड़े नेता हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश से आते थे, उनको भाजपा राजस्थान से भेजती राज्यसभा में। अरुण जेटली जी दिल्ली के, वो उनको गुजरात से भेजती रही है। पी चिदम्बरम कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे तमिलनाडु को, उनको कांग्रेस के नेता हमारे पास आएंगे, उससे पहले मैं चारू से इस पर जवाब ले लेता हूं। आपने 2 एग्जाम्पल चारू जी सुन लिए। वेंकैया नायडू साहब को राजस्थान के कितने मुद्दे वो उठाते रहे और क्यों उनको राजस्थान से भेजा गया, जाहिर सी बात है सवाल पूछा जाएगा। निर्मला जी को तमिलनाडु से आती हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से राज्यसभा में उनको भेजा गया, वो वहां के कितने मुद्दे उठाती रही, जाहिर सी बात है सवाल पूछा जाएगा। अंकित, देखिए, कंपैरिजन भाजपा का आम आदमी पार्टी से करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भाजपा की प्रेजेंस हर प्रदेश में है। हर प्रदेश में हमारे एमएलए भी हैं, हमारे एमपी भी हैं। मैम, प्रेजेंस की बात नहीं है, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। पार्टी कोई भी हो, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। आपने कहा उन लोगों को जो उस स्टेट की बात उठाते हो उनको भेजना चाहिए, तो जो एग्जाम्पल मैंने दिए उनमें से बताइए कि वो राजस्थान की कितनी बात उठा रहे थे। नहीं, लेकिन अंकित, आप पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। मुझे एक बात बताइए, जिस पार्टी की प्रेजेंस, जिसके नेताओं की प्रेजेंस पूरे देश में है, हर प्रदेश में है, हमारे नेता तो दूसरे प्रदेश जाके प्रचार भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो हमारी पार्टी तो नेशनल पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी अगर केवल पंजाब में इतनी बड़ी मैंडेट लाकर सरकार बनाने जा रही है, सरकार बना चुकी है, मैं इनका जवाब दूंगा। अपने प्रदेश में से 2-4 लोग भी ऐसे नहीं मिले जो राज्यसभा जाने लायक हो। और राघव जी को तो मैं बार बार क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप लगते गए हैं, करप्शन के आरोप लगते गए हैं, और आम आदमी पार्टी अपने आप को एंटी करप्शन प्लैंक पर कांग्रेस आपके ऊपर, कांग साहब, और बीजेपी भी कह रही है कि आपने अपनी सीटें बेच दी हैं।
ऐसे आरोप दिल्ली के टाइम में भी लगे थे कि देखिए 2 आप लोग गुप्ता जी को ले आए थे, कोई जानता नहीं था दिल्ली में उनको, आपने कहा कि उनको दे दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि देखिए आपने जो इस बार भी है हाईएस्ट बिडर को अपनी सीटें बेची हैं। ये कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए त्यागी जी, मेरा जवाब ले लीजिए। जो हरभजन सिंह जो नॉमिनेट करके गए हैं वो देश का बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और पंजाब को बिलोंग करते हैं। जो अरोड़ा साहब हैं लुधियाना को बिलोंग करते हैं। जो मित्तल साहब हैं वो भी हमारे लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर जलंधर को बिलोंग करते हैं। ये 5 लोगों का ताल्लुक अब पंजाब से है। और जहां तक रही बात भाजपा की, देखिए ये सीटें बांटने वाला काम कांग्रेस के साबका प्रेसिडेंट दुल्लो साहब पंजाब में आरोप लगा रहे हैं हरीश चौधरी पे टिकटें बांटने का। ये उनका काम है, हमारा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ नेशनल लेवल पे जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, भाजपा वालों को फिक्र लग गई है इस बात। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर चारू आम आदमी पार्टी का ये भी इसके ऊपर कहना है कि देखिए यही आरोप आप चुनाव से पहले उनके ऊपर लग रहे थे। आपसे मेरा मतलब है कि विपक्षी पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो ये आरोप लगा रही थी कि देखिए बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, दिल्ली से चलेगा, रिमोट कंट्रोल से चलेगा। जनता ने तो उन सबको नकार दिया 92 सीट देने के बाद। नहीं तो ये तो फिर पता ही चल रहा है कि रिमोट कंट्रोल से ही चल रहा है। पहली बात तो सीटें आपको भेजनी पड़े, वो भी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जहाँ पर वरिष्ठ लोगों को भेजा जाता है। तो वहाँ आप ऐसे इंसान को भेज रहे हो जिसका, अब मुझे लगता है हमारे आम आदमी पार्टी के मेरे को पैनलिस्ट ने पुरानी खबरें नहीं देखी है। आप देखना चाहें तो मैं आपको गूगल लिंक भेज देती हूँ। कितने कार्यकर्ता, पर मैडम उन खबरों के पीछे कोई तथ्य है क्या? कोई जांच हुई है क्या उनके पीछे? मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार उसके बारे में जांच कराए, क्योंकि अगर ये बातें कही गई तो राघव चड्ढा तो यही, आम आदमी पार्टी तो यही कहेगी कि देखिए हमें तो लोगों ने जिता दिया। अंकित मेरी बात एक सुनिए आप, जिस तरीके का मैंडेट पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया है उसमें कितने बड़े बड़े नेता हार गए हैं। उसका मतलब ये है कि आप ऊपर से आके चीजें थोपिए मत जनता के ऊपर। तो वहां से, वहीं की जमीन से उठे हैं वो लोग, चुनाव जीत कर आगे आए हैं ना, तो उनमें से किसी को क्यों नहीं भेजा आपने राज्यसभा? क्यों ऐसे लोग नहीं मिल पाए आपको कांग साहब? ऐसे पूरे पंजाब के अंदर इतने सारे वोटर्स ने जिन्होंने आपको चुन के भेजा। किसानों की बात हो रही, किसानों का आंदोलन इतना बड़ा रहा, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किसानों में से होता है जो आके राज्यसभा में चला जाता? नहीं, देखिए इनके बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। मैं पहले कह चुका हूं, राघव चड्ढा जी हो, डॉक्टर संदीप पाठक हो, इन लोगों का इस चुनावी रणनीति में, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, भगवंत मान जी हो, इनके पास सबसे बड़ा रोल रहा है इन 2 लोगों का। सुखपाल खेरा, तो मैं वही बात आपसे फिर बार-बार पूछता हूं। सुखपाल खेरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, आप कांग्रेस से जीत कर आए हैं। सुखपाल खेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने भी आज आरोप लगाया कि देखिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी पलट के कहती है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी तो जब राज्यसभा में उनके पास नंबर्स थे, चाहे पी चिदम्बरम साहब हो, चाहे और बहुत सारे नेता, अभिषेक मनु सिंह भी हो, उनको कहीं से भी भेजते थे। तो ये बात कहां से आ गई प्रिंसिपल पे? खेरा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? खेरा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। सर आज आपने जो आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पे, उनसे आपसे जानकारी चाहता हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए इस तरीके के से तो जो कांग्रेस में चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो चाहे अभिषेक मनु सिंह भी हो, उनको भी अलग अलग राज्यों से भेजा हुआ। ये सारा मुद्दा क्यों उठ रहा है? पहली बात ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये जो इन्होंने संदीप पाठक और राघव चड्ढा बनाया और कोई ये पता नहीं सनी अरोड़ा बनाया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पंजाब में? मेरा ये बोलना है कि पंजाब में 3.25 करोड़ आबादी है। क्या हमारे पास इतने भी आदमी नहीं अच्छे हैं, कोई इंटेलेक्चुअल्स और या डिफेंस पर्सनल जिन्होंने काम किया देश के लिए, चाहे वो और हों स्फेयर्स ऑफ लाइफ से, मीडिया पर्सन्स हों, लिखने वाले लोग हों, बुद्धिजीवी हों, जो पंजाब का केस राज्यसभा में रख सकते हैं? ये लोग कैसे रखेंगे? व्हाट डज संदीप पाठक और दिस मिस्टर अरोड़ा और दिस राघव चड्ढा नो अबाउट पंजाब, इट्स हिस्ट्री, its contribution, it's about its culture. Therefore, this is grave discrimination with the Punjabis at large. और इसी बात का डर था हम लोगों को पंजाब में, और बोल रहे थे इलेक्शन में कि ये लोग दिल्ली से चलाएंगे। आप देखें ना कि 5 पोजीशंस हैं सिर्फ पंजाब में, जो एक्चुअली किसी को ऑनर किया वो सिर्फ हरभजन है, दैट्स ऑल।
इन बाकी 4 के 4 लोग, दे आर नथिंग। इवन दिस मिस्टर सनी अरोड़ा, दे से ही बिलोंग्स टू लुधियाना। वहां से तो सारा बेच पूछ के वाइंड अप करके अपना बिजनेस दिल्ली में रहते हैं। एंड इज अ रियल्टर एंड आई हैव फुल डाउट्स, यू नो, इवन दिस लवली यूनिवर्सिटी पर्सन जो मिस्टर मित्तल बनाया, आई हैव माय फुल डाउट्स that there is some financial understanding between these people. तो सुखपाल खैरा साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से चलता है पार्टी में। तो छोड़ा है, तभी छोड़ा बिकॉज दे डोंट लाइक इंडिपेंडेंट पीपल, और ये सब कुछ अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। एंड दे कुड नॉट वर्क, आई कुड नॉट वर्क विद सच पीपल। नहीं, पर सर आम आदमी पार्टी तो ये सीधा सीधा कहेगी कि देखिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, जो जिस तरह के बाहरी और पंजाब दिल्ली से कंट्रोल होगा, ये सारी एलिगेशन तो चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने लगाई, वो सब लोगों ने नकार दिया। साहब मान लिया सरकार बन गई, लेकिन ये अधिकार किसने दिया है कि आप आउटसाइडर्स को ला करके पंजाब में थोपो। जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स 8 साल से दरिये बिछा रहे हैं, काम कर रहे हैं इनके लिए, लाहू खून पसीना बहा रहे हैं, उनकी बारी कब आएगी? और मैं अगर आपको बोलता हूं कि देखें पंजाब में दे शुड हैव अपॉइंटेड सम वेरी यू नो लर्नेड पर्सन को वाइस चांसलर रिटायर्ड, जैसे सरदारा सिंह जौहल है पंजाब के, बहुत विद्वान लोग हैं जो राज्यसभा में हमारी बात रखेंगे। वहां पर लुधियाने के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड है मिस्टर औलख है। खैरा साहब एक सेकंड हमारे साथ बने रहिए। कांग साहब सुन लिया आपने, बीजेपी कांग्रेस के तीखे वार हैं आपके ऊपर, सीधा सीधा कह रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, पैसे ले दे के कर दिया आप लोगों ने। देखिए खैरा साहब ने हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड रहा है। पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, फिर आम आदमी पार्टी ने एलओपी बनाया, उसको छोड़ा, फिर कांग्रेस में आ गए। मुझे ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस पंजाब से चलती है? क्या कांग्रेस दिल्ली से नहीं चलती? क्या कांग्रेस लुधियाना से चलती है? क्या पी चिदंबरम जो तमिलनाडु के थे उनको दूसरी स्टेटों से क्यों भेजा? डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा हर झगड़ा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, कह रहे हैं कि दिल्ली में सुलझाया जा रहा था, तो ऐसे तो क्या दिल्ली पंजाब की यूनिट भी दिल्ली से चल रही थी? देखो पहले मेरी बात सुने, कांग्रेस ने पंजाब में कभी आउटसाइडर नहीं भेजा। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दे हैव नेवर गॉट एनीबॉडी नॉमिनेटेड an outsider like Mr. Pathak and some Mr. Chadda from outside in Punjab. पंजाब के एमएलएज ने हमेशा पंजाब के लोगों को चुन के भेजा है, और अपना हम केस वहां लड़ना। हमारे पानियों का झगड़ा है, हमारा हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ। हाउ विल दीज पीपल डिफेंड पंजाब? हमारी लैंग्वेज का झगड़ा है, हमारा बीबीएमबी के कंट्रोल का झगड़ा है, हमारा अभी बीएसएफ ने दायरा 150 किलोमीटर इंक्लूड कर दिया, बीजेपी ने करवाया है वहां। चंडीगढ़ के 60-40 रेशो का हमारा झगड़ा है, व्हेन बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। डज मिस्टर संदीप पाठक और मिस्टर चड्डा और मिस्टर सनी अरोड़ा नो ऑल दीज फैक्ट्स, और इवन मिस्टर अशोक मित्तल? सुखपाल खैरा साहब, लेकिन अंत में जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलती है, लोग ये कहेंगे कि देखिए इतनी लड़ाइयां आपकी पार्टी में चल रही थी, अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया, उसके बाद सिद्धू साहब, और उसके बाद फिर चन्नी साहब को लेकर आए, वो सारी भी तो दिल्ली से ही डिक्टेट हो रहा था। मैंने कहा ये थोप रहे हैं अपने फैसले, और हमारे पंजाब के लोग कभी भी टॉलरेट नहीं करते। ठीक है, इनको जिता दिया, बना दिया, लेकिन दिस इज अ वेरी रेट्रोग्रेड स्टेप ऑफ द आम आदमी पार्टी। रेट्रोग्रेड, एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड दे विल हैव द रैमिफिकेशंस। अब रैमिफिकेशंस क्या होंगी उनके पर, पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल जो 5 नाम चुने गए, उससे एक बड़ी कंट्रोवर्सी जरूर बाहर निकल कर आई है। सुखपाल खैरा साहब, चारू प्रज्ञा और कांग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, तो अब आपको एक और थोड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना पूरा एक्सपेंशन प्लान, पंजाब उन्होंने जीत लिया, अब कैसे कैसे आगे बढ़ने का प्लान पूरा तैयार किया जा रहा है। इस खबर पर भी थोड़ा सा जरा आपको आपकी नजर उस पर बनाते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का एक पूरा नेशनल लेवल का प्लान अब बनने की तैयारी है। जी हां, पंजाब जीतने के बाद गोवा में 2 सीटें जीतने के बाद, अच्छा उससे पहले चलिए पंजाब से जुड़ी हुई दूसरी खबर है कि कौन कौन से मंत्री पंजाब के ही बता देते हैं आपको। भगवंत मान के पास गृह मंत्रालय होगा, साथ में डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हरजोत सिंह बैंस को कानून और पर्यटन, डॉक्टर बलजीत कौर को महिला और बाल विकास, हरभजन सिंह एतो को ऊर्जा मंत्री बनाया गया, ब्रह्मशंकर जी को आपदा मंत्रालय दिया गया है, लालजीत सिंह बुल्लर को परिवहन मंत्रालय, कुलदीप सिंह धालीवाल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, और लालचंद जी को खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय पंजाब में मिला है। अब इसके अलावा किस तरीके से आम आदमी पार्टी का नेशनल प्लान है। असम में आम आदमी पार्टी अपना अगला
कदम बढ़ाने जा रही है, वहां पर राजेश शर्मा को प्रभारी बनाकर आम आदमी पार्टी भेज रही है। देखिए 3 राज्यों में कम से कम वो 2 में जीत चुके हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अब कहां छत्तीसगढ़ में संजीव झा एमएलए हैं, गोपाल राय मिनिस्टर हैं, संतोष श्रीवास्तव, इन सबको भेजा गया है वहां की कमान संभालने के लिए। चाहिए छत्तीसगढ़ जाइए, हमको जिताइए। 9 बड़े राज्य, संदीप पाठक और गुलाब सिंह। गुजरात जो सबसे बड़ा जो एक आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जो पूरा रहने वाला है स्टेट, जिसमें अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को जाएंगे भी, वहां पर भेजा जा रहा है। सुशील गुप्ता हरियाणा के प्रभारी रहेंगे। कोशिश की जा रही है क्योंकि ये पंजाब के पास है, पंजाब से सीमावर्ती है, तो हरियाणा में भी इस जीत का इनको असर और कुछ फायदा जरूर मिलेगा। चलिए हरियाणा के बाद अगले राज्य की तरफ रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर सत्येंद्र जैन, जो यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र टोंगर को भेजा गया है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। उसके अलावा आम आदमी पार्टी कहां बढ़ रही है? केरल में भी ऐसा पूरा पैन इंडिया कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी रजा के साथ प्रभारी उनको बनाकर केरल में उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत पाएंगे। साथ ही साथ पंजाब में तो अभी जेवान जीते ही हैं, वहां पर जर्नैल और डॉक्टर संदीप पाठक को रखा ही गया है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब 9 राज्यों में कदम बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों आम आदमी पार्टी को लगता है कि इन राज्यों में हमें आगे बढ़ना चाहिए? कारण क्या क्या है इन राज्यों के? कई राज्यों में कांग्रेस की कमजोरी को भुनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां सीधी टक्कर है। 2024 की बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में अच्छा करती है तो अरविंद केजरीवाल नेशनली एक मैसेज दे पाएंगे। साथ ही साथ 9 में से 2 राज्यों में इसी साल चुनाव है, उसके बाद 3 राज्यों में अगले साल चुनाव है। तो कुल मिलाकर जितने भी चुनावी राज्य हैं वहां पर कोशिश की जा रही है कि ताल ठोकी जाए, जिससे कि 2024 तक मजबूत होकर उभर पाए। गुजरात हिमाचल प्रदेश में 2022 के अंत में चुनाव होगा। अगर यहां आम आदमी पार्टी अच्छा करती है तो नेशनल पार्टी बन के उभरेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूत करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और बाकी 7 राज्यों में 2023 में भी विधानसभा चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि इन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कोशिश की जाए कि एक बड़ा धमाके से 2024 का जो चुनाव है उसमें पहुंचा जा सके। चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर पिछले 4 दिनों में एक के बाद एक कई जिलों में लोगों की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई। 1-2 नहीं, कई जिलों में मातम पसरा हुआ है। जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है, जबकि प्रशासन और सरकार बार बार यही बात कहती रहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और जांच अभी चल रही है। ये वो बिहार है जहां पे नीतीश कुमार हर रोज शराबबंदी की बात करते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें बता रही है कि शराबबंदी कैसे बिहार में मजाक बनकर रह गया है। होली से लेकर अब तक सिर्फ 4 दिनों में कई जिलों में लोगों की हो रही संदिग्ध मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर में 16, बांका में 10, मधेपुरा में 4, सिवान में 2। सबसे ज्यादा मौत भागलपुर में हुई है। मातम पसरा हुआ है, लोगों के घरों से लाशें निकल रही है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से यह मानने से अभी भी इनकार कर रहा है कि इन लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। हालांकि जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वाले खुलकर कह रहे हैं कि मौत तो जहरीली शराब की वजह से ही हो रही है। जिम्मेदार तो इसको गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, पब्लिक नहीं। पब्लिक भी है। गवर्नमेंट तो इसको बंद कर चुकी है, पब्लिक इसको माना नहीं। पब्लिक का तो 101% बिल्कुल। जिस चीज़ पर सरकार बैन करके रखा है उसको वापस पीना ये हानिकारक होगा। चौतरफा सवालों के बीच बिहार की पुलिस कह रही है थोड़ा इंतजार करना होगा, जांच चल रही है, लोगों की मौत क्यों हो रही है ये पता लग जाएगा। देखिए, मीडिया और बाकी स्रोतों से जिला प्रशासन को सूचनाएं मिली हैं, तो भागलपुर, बांका और मधेपुरा तीनों जगह जिला प्रशासन द्वारा बारी बारी से जो भी सूचनाएं आ रही हैं उन सभी के सत्यापन के लिए कार्रवाई की गई है। और अभी तक जो हम लोगों के पास में सूचनाएं आई हैं उसमें जो भी संदेह की स्थिति है उसके बारे में पूर्णतः जांच अभी बाकी है, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल होगा।
दूसरी तरफ सरकार में मंत्री अशोक चौधरी लोगों को ही दोष दे रहे हैं कि आखिर लोग शराब पीते क्यों हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को, उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, में से 29 धरोहर को मोदी सरकार के प्रयास से वापस लाया गया। ऑस्ट्रेलिया से लाई गई इन धरोहरों को पीएम मोदी ने अपने आवास पर देखा। पीएम मोदी ने बड़े ही ध्यान से इन मूर्तियों का निरीक्षण किया और इनके बारे में जानकारी हासिल की और फिर ऑस्ट्रेलिया को आभार संदेश दिया। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इन धरोहरों में भगवान शिव, विष्णु की मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां जैन धर्म से भी जुड़ी हुई है, कुछ मूर्तियां पत्थरों से बनी है, तो कुछ अष्ट धातु की मूर्तियां भी है। इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स भी ऑस्ट्रेलिया से वापस लाई गई है। मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब इनको, जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई है, सारी चीजें लौटाई है, उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में विदेशों से 200 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरों को भारत वापस लाया गया। बीते साल नवंबर में कनाडा में मां अन्नपूर्णा की 100 साल पहले चोरी की गई मूर्ति भी वापस आई थी, जिसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित किया गया था। इससे पहले 4 दिनों तक यूपी के 18 जिलों में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई थी। भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है। भारत से दुर्लभ मूर्तियों को चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का धंधा बहुत सुनियोजित है और इसमें देश और विदेश के कई गिरोह सक्रिय रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी नीति को बढ़ावा दिया जिससे भारत को अपनी खोई हुई, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासतों को वापस पाने का मौका मिल गया। साल 2016 में पीएम मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर थे तो उन्हें चोलकालीन मूर्तियों की बड़ी खेप वापस लौटाई थी। कनाडा ने 900 साल पुरानी एक मूर्ति लौटाई थी। जर्मनी ने दुर्गा की एक पुरानी मूर्ति वापस की। ये मूर्ति 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के एक मंदिर से चोरी की गई थी। कोई संदेह नहीं कि ऐतिहासिक धरोहरों की घर वापसी से हर भारतीय के मन में संतोष तो जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए, आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही।